हम लोग बात करने वाले थे भाई उन तथ्यों पर जो कि जुडिशियली नोटिसेबल है, जो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय है। अवेक्षणीय इसकी अंग्रेजी क्या बनी? द फैक्ट्स विच आर जुडिशियली नोटिसेबल। अगर आप एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य हैं तो समाज में मौजूद कुछ तथ्यों को आपको बिल्कुल न बताया जाए, फिर भी चूंकि आप सामान्य बुद्धि के मनुष्य हैं इसलिए वो तथ्य आपको पता ही रहेंगे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता जो सामान्य बुद्धि का मनुष्य हो और उसे हर बात पर बतानी पड़े, यह संभव नहीं है। और यही सामान्य सिद्धांत जो इन सेक्शंस के पीछे काम कर रहा है। जो सेक्शन न्यायिक रूप से अवेक्षणीय अर्थात जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स को अपने में अंतर्निहित कर रहे हैं। आप एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य हैं, आपने हाई स्कूल किया है, तो आपको यह नहीं मालूम कि पृथ्वी के कितने प्रभाग हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बटी है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ये बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो ऐसे तथ्य जो जुडिशियली नोटिसेबल होने ही चाहिए, वे तथ्य सबको मालूम है, ऐसा मानकर चला जाएगा। और ऐसा मानकर चलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ये होनी नहीं चाहिए। इस सिद्धांत के औचित्य पर कोई प्रश्न चिन्ह ये हो ही नहीं सकता। इफ यू आर ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड तो आपको क्या कुछ भी नहीं मालूम होगा, और जो कुछ आपको मालूम है उसे अगर हम आपको बताने का प्रयत्न करें तो यह समय की बर्बादी के अलावा और क्या है। और न्यायालय के पास अगर कमी है तो सिर्फ समय की। तो हम प्रक्रिया जहां एक और निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए बनाते हैं, वही प्रक्रिया इसलिए भी बनाते हैं कि विचारण सुविधापूर्वक और समय की बचत के साथ ये चलाया जा सके। तो जो फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल होने चाहिए, आखिर उन्हें साबित करने की जिम्मेदारी हम किसी भी पक्षकार पर क्यों रखें। उनके विषय पर तो इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि दीज आर द फैक्ट्स विच मस्ट बी, ठीक है, जुडिशियली नोटिसेबल, वो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय होने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और आपके कंपटीशंस में जो जनरल स्टडी का पेपर रखा जाता है उसका औचित्य भी यही होता है कि यह जज किया जा सके कि क्या आप अपने आसपास से जुड़े हुए हो। इसीलिए लिखा जाता है कि जीएस के पेपर में हम आपसे वो पूछेंगे जिसे जानने के लिए आपको अलग से कोई पढ़ाई ये नहीं करनी है। अब ये बिल्कुल अलग बात है कि आपने जिन क्लासों को पास किया उन क्लासों को पास करने लायक पढ़ाई ये आपने की नहीं, इसलिए जीएस अलग से पढ़नी पड़ती है। और अलग से पढ़ने में आप क्या पढ़ते हैं? एनसीईआरटी की हाई स्कूल लेवल की किताबें, ठीक है। तो हाई स्कूल लेवल की किताबें तो
आपको हाई स्कूल में पढ़नी चाहिए थी, उस समय तो पढ़ी नहीं, तो पढ़नी तो पड़ेगी, क्योंकि अब आप दावा कर रहे हैं कि हमने एलएलबी पास कर लिया। नाउ यू आर क्लेमिंग दैट आई एम ए फिट पर्सन टू बी ए जज। तो जब आपका दावा यह है तो आपके दावे के औचित्य का परीक्षण ये तो हर दृष्टिकोण से होना चाहिए। आपके दावे का जो औचित्य है इस ढंग से परीक्षित ये भी होना चाहिए कि क्या आपको वो भी मालूम है जो आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो भी नहीं मालूम जो हर को मालूम होना ही चाहिए तो फिर अपेक्षा क्या की जा सकती है। फिर भले ही आपने वो मालूम कर लिया हो जो जज की विशेष भूमिका के निर्वहन है, तो आपको मालूम ही होना चाहिए अर्थात कानून, तो भी जब आप जज के रूप में फंक्शनिंग करेंगे तो आप एक प्रॉपर फंक्शनिंग ये कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति की तुलना में अधिक समय ये खर्च कर देंगे जो अपने आसपास की चीजों को, ठीक है, जिसे उसे एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य होने के नाते जानना ही चाहिए, ठीक है, उस मनुष्य के मुकाबले आप मामलों को निर्णित करने में अधिक समय यह खर्च करेंगे। और यही स्थिति अधिवक्ता के रूप में है, यही स्थिति शिक्षक के रूप में है। अगर आपको वो भी नहीं मालूम जो आपको मालूम होना ही चाहिए, तो आप स्टूडेंट्स को जो सिद्धांत है उसे ठीक ढंग से समझा ही नहीं सकते। जिस सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि भाई हेराक्लिटस है, उसने देखा, अनुभव किया कि समुद्र एक जगह शांत और खूबसूरत दिखता है और दूसरी जगह भयावह दिखता है, फर्क क्या है? तो उसने फर्क पाया कि जहां समुद्र शांत है, सुंदर दिखता है, वहां वो अपनी प्रकृति उसके मुताबिक, ठीक है, स्थिर है, वहां पर बना हुआ है। और जहां पर वो अशांत है, समुद्र की प्रकृति कैसी है? शांत, ठीक है। भगवान राम का वर्णन आता है कि वो कहते समुद्र के समान शांत। इसका मतलब समुद्र शांत होना चाहिए, जहां उसमें अशांति है, जहां उसमें लहरें उठ रही, वो समुद्र भयावह है। इसका मतलब यह हुआ कि हेराक्लिटस ने यहां से एक सिद्धांत विकसित कर दिया कि जब भी कोई अपनी प्रकृति में जिएगा तो वो शांत होगा, और शांत होगा तो प्रसन्न होगा, और जब भी कोई अपनी प्रकृति के विरोध में जिएगा तो वो अशांत होगा, और अशांति अप्रसन्नता इसको जन्म देगी। इसलिए कानून ऐसा बनना चाहिए जो मनुष्य की प्रकृति इसको सुरक्षित और संरक्षित करे, अन्यथा कानून सामाजिक शांति को स्थापित नहीं करेगा। चीजों को समझने के लिए, ठीक है, बुद्धि चाहिए, और वो समझ में आती है, लेकिन कुछ बातें जरूर ऐसी जिनके बारे में युक्ति संगत रूप से ये माना जा सकता है। कहते भी हम लोग दोनों प्रकार की बातें कहते हैं कि अरे इसका क्या बता रहे हो, ये तो हमें मालूम ही है, और ये भी कहते हैं कि कम से कम इतना तो तुम्हें मालूम होना ही चाहिए। दोनों बातें कहते हैं, और ये दोनों बातें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्थान पाई हैं। आप देखेंगे पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 56 है और नए का 51 है।
पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 है और नए की 52 है। 56 पुराने की, नए की 51। वो क्या कहती है कि जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। जिसकी न्यायिक अपेक्षा करेगा, जिसका जुडिशियल नोटिस होगा, उसे साबित करना क्यों जरूरी है? होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जुडिशियल नोटिस हो रहा है और फिर भी कहा जाए कि इसको साबित करिए, तो इस समय की बर्बादी के अलावा क्या है? अरे भाई, वो बात जो हमें पता ही है, ठीक है, जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, जिस फैक्ट का जुडिशियल नोटिस होगा, उसे साबित करना क्यों जरूरी हो? क्योंकि जुडिशियल नोटिस ये आ गया और जब साबित ये हम करेंगे तो साबित की डेफिनेशन वो क्या है? साबित की डेफिनेशन तो यही है कि हम इतना साक्ष्य न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत करेंगे जितने से उस तथ्य का अस्तित्व न्यायालय के समक्ष दर्शित होने लगे। और न्यायालय क्या? एक साधारण बुद्धि का मनुष्य। न्यायालय क्या मीनिंग देर भाई? न्यायालय यह नहीं, क्योंकि न्यायालय की समझ एक साधारण बुद्धि के मनुष्य की समझ यह मानी गई है कि एक साधारण बुद्धि का मनुष्य उस साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास करे कि अमुक तथ्य का अस्तित्व है, तथ्य साबित हो चुके हैं। और जब उसने जुडिशियल नोटिस ये लिया, तो जुडिशियल नोटिस तो आप उसी चीज का लेते हैं जिसका अस्तित्व आपके सामने साबित हो चुका है। आप जुडिशियल नोटिस ले रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेइंग एट हियर दैट इज एसी, तो जुडिशियल नोटिस आ गया, तो फिर इसे ये एसी है, इसे साबित करने की कोई आवश्यकता ये तो बची नहीं। भाई, नोटिस जब ले लिया आपने, जब संज्ञान ले लिया किसी भी तथ्य का, तो उसे साबित करना ये तो अनावश्यक ये हो ही गया। तो फिर इस सिद्धांत को लिख देना ये तो ठीक ही होगा, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो बार बार इस बात की गुंजाइश बनी रहेगी कि कोई कहेगा नहीं, वो तो सारे तथ्य साबित किए जाने चाहिए। इन्हें मालूम तो क्या, आप साबित करिए। इन बेकार की बातों के समापन हेतु ये बात लिख देना ये जरूरी है कि जिन तथ्यों का, ठीक है, न्यायिक अपेक्षा होगी, ये जिन तथ्यों का जुडिशियल नोटिस होगा उनको साबित करना जरूरी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। और आपसे ये प्री में खूब पूछा जाता है, आप लोगों में से जो लोग प्री दे चुके हैं उन्हें खूब मालूम है कि ये सवाल बनता है आपसे कि ये कहां पर लिखा है कि द फैक्ट्स व्हिच आर जुडिशियली नोटिसेबल, उन्हें साबित करने की कोई आवश्यकता ये नहीं है। तो ये लिखा है पुराने में धारा 56 और नए में धारा 51। अब उन तथ्यों की सूची दी जा रही है जिन तथ्यों के बारे में विधायी निर्देश है कि इन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा प्रत्येक न्यायालय करेगा। हमने ये कह दिया
कि आप बाजार जाएंगे तो ये लेकर आएंगे। अब इसके दो अर्थ ये हो सकते हैं। आप बाजार जाएंगे तो ये ही लेकर आएंगे, एक अर्थ ये है। और आप बाजार जाएंगे तो ये जरूर लेकर आएंगे, शेष जो आपको युक्ति संगत लगे वो लेकर आने के लिए आप स्वतंत्र हैं, एक अर्थ यह भी हो सकता है। अब यही भूमिका शुरू होती है किसकी? न्यायालय की। न्यायालय अधिनियम की प्रवृत्ति, स्वयं अधिनियम का नेचर, इसे ध्यान में रखकर इस बात को निर्धारित करता है कि अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों का क्या अर्थ लिया जाए। जैसे पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी धारा 57 और नए की 52, वो ये कह रही है कि निम्न तथ्यों की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। ठीक है ना? इन तथ्यों का जुडिशियल नोटिस होगा। इसको वो ये वाली किताब उठा के दो, ये उठा के दो। हाँ हाँ दे दो, हाँ उसे दे दो, निकाल दो 57। तो सेक्शन 57 पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट का और नए का, ठीक है, 52, वो निर्देश दे रहा है कि निम्न तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा यह न्यायालय करेगा। अब चूंकि यह प्रक्रिया संबंधी विधि है और प्रक्रिया संबंधी विधियां और अधिकार प्रदाता विधियां, इनका उदार अर्थ अन्वयन, यानी इनका लिबरल इंटरप्रिटेशन, यह परंपरा है। हमने कहा था शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। शब्द का एक अर्थ होता है संकुचित और शब्द का एक अर्थ होता है विस्तृत। आपने कहा मानव, इसका संकुचित अर्थ है ऐसा प्राणी जो मानव के प्रारूप में जन्मा है, वो न्यूनतम मानव है। और मानव की एक अधिकतम व्याख्या वो भी है, ठीक है, जो जिसके बारे में साहित्यकार कहते हैं कि इंसान को इंसान बनाया जाए, ठीक है ना? तो वो जिस इंसान को बनाने की बात कर रहे हैं वो इंसान की उच्चतम व्याख्या है। अब अधिनियम में मानव शब्द प्रयोग हो गया, मान लेते हैं अधिनियम में मानव शब्द यह प्रयोग हो गया। अधिनियम की प्रकृति यह दांडिक या ऐसी है जो कोई दायित्व उत्पन्न करती है, वो भले ही टैक्सेशन संबंधी दायित्व हो। तो मानव का न्यूनतम अर्थ ये लिया जाना, ये निर्वचन की परंपरा है, ये इंटरप्रिटेशन की परंपरा है। और अगर प्रक्रिया संबंधी या कोई अधिकार प्रदाता, ये कानून है जो अधिकार देता है, तो मानव की विस्तृत परिभाषा और व्याख्या ये ली जाएगी। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन के रूल्स, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट प्रक्रिया संबंधी विधि है, इसलिए सेक्शन 57 में है। जब हम लोग पढ़ेंगे उस विधायी निर्देश के बारे में जो सेक्शन 57 में इनेक्ट, और जो यह कहता है कि निम्न तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा की जाएगी,
तो इसका अर्थ ऐसे लेंगे कि निम्न तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा तो की ही जाएगी, लेकिन अगर कोई तथ्य ऐसे हो जाते हैं जिनकी न्यायिक अपेक्षा की ही जानी चाहिए, तो उनकी भी न्यायिक अपेक्षा की जाएगी। जैसे आज इस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा की जा सकती है कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए माएं मोबाइल दे देती हैं, इस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा हो सकती है। जज या वकील उसके घर में नहीं हो रहा है, वो भी तो देख रहा है कि ये तथ्य लगातार समाज में घटित हो रहा है। अब अगर किसी मुकदमे में मां के ऊपर यह आरोप कि उसने जानबूझकर मोबाइल में विस्फोटक लगाकर मोबाइल को एक्सप्लोड किया और अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया, तो मां की ओर से यदि दुर्घटना का बचाव यह लिया जाता है, ठीक है ना, और यह कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण मोबाइल फटा और हमने जो बच्चे के हाथ में दिया था वो उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि खाना खिलाने के लिए दिया था, तो खाना खिलाने के लिए दिया था, इस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा हो सकती है। और अगर इसकी न्यायिक अपेक्षा हमने कर ली तो यह तथ्य लिखा नहीं है सेक्शन 57 की लिस्ट में, ठीक है, ये लिखा नहीं है, लेकिन आज की तिथि पर समाज की जो दशा है उसके कारण से उन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा हो सकती है जो तथ्य लगातार घटित हो रहे हैं और इस स्तर तक घटित होने लगे कि उन तथ्यों को जानने के लिए किसी विशेष ट्रेनिंग की, किसी विशेष अध्ययन की जरूरत है ही नहीं। हम सेक्शन 57 के जो तथ्य देखेंगे तो वहां से एक बात और क्लियर होगी कि सेक्शन 57 में उन तथ्यों को रखा गया है और उन्हीं तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा के बारे में विधायी निर्देश है जो तथ्य इस सीमा तक लोगों की जानकारी में हैं कि उन्हें साबित करना अनावश्यक सा लगता है, ठीक है, उन तथ्यों को साबित करना समय की बर्बादी दिखाई देता है। यहां से एक तर्क निकल आता है कि वो तथ्य है जो समाज के सदस्यों की जानकारी में इस सीमा तक आ गए हैं कि उन्हें लोगों को, ठीक है, कि उनके बारे में यह मान लेना कि वे लोगों को पता ही होंगे, ये किसी गलती को जन्म नहीं देता, ठीक है। यहां से यह तर्क यह भी तो निकलता है। आपने सेक्शन 57 में, पुराने में और नए में 52 में जिन तथ्यों के विधायी निर्देश, जिन तथ्यों के बारे में विधायी निर्देश यह दिया कि इनकी न्यायिक अपेक्षा की ही जाएगी, ठीक है, उन तथ्यों को देखने पर एक तर्क, एक बात ये सहज समझ में आती है कि वे तथ्य ऐसे हैं कि जिस समय ये एविडेंस एक्ट लिखा गया होगा 1872 में, उस समय ये तथ्य उस व्यक्ति की, ठीक है, जानकारी में है जो टीचर की भूमिका में है, ला टीचर की, ला स्टूडेंट की भूमिका में है, जज की भूमिका में है या वकील की भूमिका में है, इसको मान लेने में कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के सहारे हम यह भी कह सकते हैं कि आज जो तथ्य इस सीमा तक लोगों की जानकारी में आ गए कि उन्हें जानने के लिए
किसी भी तर्क की जरूरत ना पड़े, किसी भी जानकारी के सोर्स की जरूरत ना पड़े, उन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा ये की जा सकती है, भले ही वे उस लिस्ट में शामिल न हो जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 57 और नए में 52 इसमें दी गई है। इससे एक बात निकल आती है, जो दूसरी बात आपको, ठीक है, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्यों के संबंध में, ठीक है, पता होनी चाहिए और जो आपसे अक्सर पूछी जाती है कि क्या उन्हीं तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा होगी जो सेक्शन 57 या सेक्शन 52 इसमें शामिल है? नो, इसका उत्तर नहीं। और हो सकता है एक मूर्ख जब हम ये बात बोल रहे हैं तो इस वीडियो के बाद इसमें कमेंट भी कर दे और वो मेरी ही जानकारी सवाल उठाए, जबकि वो मूर्ख होगा कतई 100%। ठीक है, कहीं ये नहीं लिखा है कि सेक्शन 57 में ही जो तथ्य दिए गए उन्हीं की न्यायिक अपेक्षा होगी। इसका मतलब यह स्वतंत्र छोड़ा गया है कि इस बात का अर्थान्वयन जैसे चाहे वैसे कर लिया जाए, लेकिन ऐसे न किया जाए कि वह अर्थान्वयन के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ चला जाए। और अर्थान्वयन के स्थापित सिद्धांत कहते हैं कि अर्थान्वयन ऐसे किया जाए कि अधिनियम के सभी उपबंध और प्रभावी होकर, ठीक है, ये लागू हो सके। तो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य ये रखे क्यों भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? समय की बचत के लिए, कि जो बातें मालूम ही है उन्हें साबित करने में समय क्यों बर्बाद हो, और कौन सी बातें आपको मालूम ही हैं, ठीक है, इनके बारे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वे बातें जो समाज के अधिकांश सदस्यों को, ठीक है, सिर्फ समाज के सदस्य होने के नाते पता है, उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग ये नहीं देनी पड़ी है, तो वे तथ्य न्यायिक रूप से अवेक्षणीय है। इसे मान लेने में कोई बुराई नहीं है। और इस बात को समर्थन स्वयं भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसके प्रावधानों से मिलता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 है और नए में धारा 114 किसी और सेक्शन में शामिल कर दी होगी। हो सकता है 116 हो, 112 हो, 113 हो, यही कुछ होगा, जिसमें यह कहा है कि कारोबार का जो सामान्य अनुक्रम होता है, यानी घटनाओं के घटने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ठीक है, घटनाएं उसी ढंग से घटी हैं, यह न्यायालय उपधारित कर सकता है, प्रज्यूम कर सकता है। इसका मतलब वे तथ्य जो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय नहीं बताए गए, उनको भी न्यायालय अस्तित्व में मान सकता है। इस बात को समर्थन उस धारा से भी मिल रहा है। और फिर एक अर्थान्वयन का सामान्य सिद्धांत कि जो मना नहीं है वो सब कुछ हो सकेगा, तो ये मना तो है नहीं कि जो तथ्य इस लिस्ट में शामिल, ठीक है, नहीं किए गए उनकी न्यायिक अपेक्षा नहीं होगी, ये तो लिखा नहीं। और जो मना नहीं तो उन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा हो सकती है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, यदि वे तथ्य उस सीमा तक लोगों की जानकारी में आ गए जिस सीमा तक पुराने में धारा 57 और नए में धारा 52 में वर्णित तथ्य लोगों की जानकारी में सहज आ जाते हैं। अगर उस सीमा तक वे तथ्य लोगों की जानकारी में आ गए तो फिर उन्हें या उनका जुडिशियल नोटिस लेने में कोई बुराई नहीं है। दो सवाल प्री में यहां से बनते हैं। पहला,
ये कहां लिखा है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित नहीं करने हैं? तो वो पुराना 56, नया 51। दूसरा, उन तथ्यों की सूची कहां है जिनकी न्यायिक अपेक्षा होगी? तो पुराने में धारा 57 और नए में 52। तीसरा, क्या ऐसे तथ्य कोई है जो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्यों की सूची में शामिल न हो और उनकी न्यायिक अपेक्षा हो? है, ठीक है ना। चौथा, एक और बनता है, और वो तब बनता है जब पेपर बहुत कठिन बना हो, एविडेंस एक्ट का। और वो चौथा सवाल होता है कि कोई तथ्य जिसकी न्यायिक अपेक्षा की है न्यायालय ने, क्या उस पर भी किसी साक्षी का साक्ष्य वो ले सकता है? ले सकता है, ले सकता है। किस प्रयोजन से ले सकता है, यह समझ लीजिए। कोई तथ्य ऐसा है, हमें लगता है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय है, अर्थात जुडिशियली नोटिसेबल है, अर्थात ये लोगों की जानकारी में सीमा तक है जिस सीमा तक ये मेरी जानकारी में है, ठीक है ना। तो हम अपनी जानकारी की परीक्षा के लिए, अगर भाई वो तथ्य मेरी जानकारी में जिस सीमा तक है उतनी ही जानकारी में आपके, उतनी ही सीमा तक की जानकारी, ठीक है, उसी सीमा तक आपकी जानकारी में भी है, तो आपको भी पता होगा। हमने आपको बुला लिया और आपसे उस तथ्य की जानकारी के बारे में सवाल किया, ठीक है ना, जिसकी अनुमति हमें धारा 165 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये देता है, ठीक है ना। पुराना और नए में भी धारा 165 जैसी कोई ना कोई धारा होगी, जब समय अनुसार वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे। और हमने आपसे जो सवाल किए, हालांकि धारा 165 पुराने में भी लिखा है कि हम निर्णय उस पर आधारित नहीं कर सकते जो धारा 165 के अंतर्गत हमने जानकारी संकलित की है। निर्णय तो हमें विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य पर ही देना होगा, लेकिन फिर भी अपनी समझ, ठीक है, अपने को संतुष्ट करने के लिए न्यायालय को यह ताकत है कि वे किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, साक्षी के तौर पर आहूत कर सकते हैं और कुछ भी अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं, और कोई पक्षकार कोई आपत्ति नहीं करेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिसे हम जुडिशियली नोटिसेबल मान रहे हैं, क्या वाकई वो जुडिशियली नोटिसेबल है? हम ये जानना चाहते हैं। अगर जुडिशियली नोटिसेबल है वो तथ्य, तो इन्हें भी मालूम होगा, इन्हें भी मालूम होगा, सबको मालूम होगा। और अगर वो जुडिशियली नोटिसेबल नहीं है लेकिन हमें मालूम है, ये भी हो सकता है, तो वो विशिष्ट तथ्य है, विशेष तथ्य है, जो हमें इसलिए पता है कि हमारे पास उस विशेष तथ्य की जानकारी के साधन थे। और विशेष तथ्य जो अन्य लोगों को नहीं मालूम है, उस पर हम अपना निर्णय आधारित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर विशेष तथ्य इस पर हम अपना निर्णय आधारित करना चाहते हैं तो वो विशेष तथ्य पक्षकारों के सामने रखा जाना चाहिए साक्ष्य के माध्यम से, ताकि वे उस विशेष तथ्य के बारे में, ठीक है, उस विशेष तथ्य की प्रामाणिकता के बारे में क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रतिपरीक्षा ये कर सकें और आपकी जानकारी सत्य है या असत्य है इसको साबित कर सकें, ठीक है। और फिर अगर वो तथ्य जो सिर्फ जज साहब को पता है, उसके आधार पर जज साहब को निर्णय की सुविधा दे दी गई, तो प्रक्रिया विधि बनाने का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। फिर तो जज साहब पैसे लेंगे और कह देंगे हमें तो विशेष रूप से पता है ये बात। तो सिर्फ जुडिशियली नोटिसेबल, ठीक है, इन्हीं तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता से
ठीक है, पक्षकारों को भी और न्यायालय को भी मुक्त रखा गया है, अन्य किसी भी तथ्य के बारे में नहीं है। तो इस बात की जांच के लिए कि जो कुछ हमें पता है क्या वाकई वो इस सीमा तक लोगों को पता है कि उसकी न्यायिक अपेक्षा हम कर रहे हैं, इस तथ्य की जांच के लिए न्यायालय चाहे तो साक्षी इसकी परीक्षा यह भी कर सकता है। जैसे हम लोगों ने कृत्य विधि पढ़ी थी, जो जंगली जानवर है उसे आपने पाला है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जानवर प्रवृत्ति से जंगली है और जानवर प्रवृत्ति से घरेलू है। एक्सेप्शनली घरेलू जानवर भी जंगलियों जैसा व्यवहार कर सकता है। वो तो आदमी करता है, तो जानवर ही है। और एक्सेप्शनली जंगली जानवर भी घरेलू जानवर जैसा व्यवहार ये कर सकता है, लेकिन फिर भी जंगली जंगली है और घरेलू घरेलू है। अब सवाल ये, अकृत्य विधि में हम लोगों ने देखा था जंगली जानवर आपने पाला, अगर आपने जंगली जानवर पाला है तो आपका दायित्व कैसा है? कठोर वैसा दायित्व है जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का है। यानी जंगली जानवर भागा, उससे कुछ भी गड़बड़ हुई, आप उत्तरदायी हैं, कुछ नहीं सुनेंगे आपकी कि आपने बाड़ लगाई थी और ये किया था वो किया था, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। आपने जंगली जानवर पाला कैसे? जंगली जानवर की मूल इंस्टिंक्ट, ठीक है, वृत्ति, ठीक है, जिसे इंस्टिंक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, वो जंगली है। और इस बात को कैसे कहते हैं कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो काटेगा ही, ठीक है, वो कभी पालतू नहीं हो सकता। दूसरी ओर, ठीक है, पेट, ठीक है, जो आप डॉग, ठीक है, ये पालते, उसकी वृत्ति जंगली नहीं होती, वो आपके निर्देशों का पालन करता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो जंगलियों जैसा व्यवहार करे। तो अगर जंगली जानवर है तो आपका दायित्व कठोर है, और अगर पालतू जानवर है, ठीक है, जो घरेलू है वृत्ति से, पालतू का अर्थ ये, यूं तो जंगली भी पाल लो तो पालतू थोड़ा हो गया, ठीक है, घरेलू है और आपका पालतू है, और उसने किसी को नुकसान पहुंचाया तो जिसको नुकसान पहुंचाया उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो ये साबित करे कि इस पालतू जानवर की खतरनाक प्रवृत्तियों का ज्ञान मालिक को था, ठीक है। यानी आपको साबित करना होगा कि कुत्ता कटखन्ना था, आपको साबित करना होगा कि गाय मरखन्नी थी और इन्होंने समुचित रक्षोपाय, सिक्योरिटी मेजरमेंट, ठीक है, ये नहीं किए, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। और शेर अगर पाल रखा है, ठीक है, तो वो भले ही पालतू हो, भड़क गया हो किसी पर और इसलिए उसने आक्रमण किया हो, लेकिन जिस पर आक्रमण किया उसे कुछ साबित नहीं करना है। शेर स्वयं में जंगली है, ये अंतर हम लोगों ने देखा था। अब बिल्ली, कुत्ता, शेर, इनके बारे में निर्णय करना बड़ा आसान है कि वो जंगली है, पालतू। लेकिन ऊंट, अब ऊंट के बारे में क्या माने, वो जंगली है या पालतू? याक के बारे में क्या माने कि वो जंगली है या पालतू? आपको बताओ, कानून की प्रासंगिकता, उसकी रिलीवेंसी जब तक समझ में नहीं आती, कानून दिमाग में नहीं बैठता। न्यायालय के सामने प्रश्न हो सकते हैं, याक ने चोट पहुंचाई,
ठीक है, या ऊंट ने चोट पहुंचाई। अब ऊंट पालतू भी है और जंगली भी है। लोग क्या मानते हैं? ठीक है, जैसे जैसा आप मानते हैं कि जंगली है, तो ऊंट एक जंगली जानवर है। लोगों की मान्यता क्या है? ठीक है, क्या यह न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य है? ठीक है, अगर लोग वाकई इस सीमा तक उसे जंगली मानते हैं जिस सीमा तक शेर को जंगली मानते हैं, ठीक है, तो फिर यह न्यायिक रूप से अवेक्षणीय और न्यायालय इस तथ्य को साबित किए बिना ऊंट द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के मामले में क्षतिपूर्ति की रकम न्याय निर्णित कर सकता है। और अगर उसे लगता है कि ऊंट एक घरेलू जानवर है, ठीक है, साक्षी को मतलब जज साहब को लगता है ऊंट एक घरेलू जानवर है, ठीक है, तो फिर यह विशेष तथ्य हो गया और इसको न्यायिक रूप से अवेक्षणीय है। ठीक है, इसकी न्यायिक अवेक्षा नहीं हो सकती। तो सवाल हमारा सिर्फ कहने समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई तथ्य समाज में जाना जाता है और जब आपको ऐसा लगता है कि वो इस सीमा तक जाना जाता है कि उसकी न्यायिक रूप से अवेक्षा करने में कोई गलती ये नहीं है, तो अपने को इस विषय पर संतुष्ट करने के लिए कि क्या वाकई वो इस सीमा तक न्याय समाज में जाना जाता है कि उसकी न्यायिक अपेक्षा करके वो कोई गलती नहीं करेंगे, वे साक्षियों की इस बिंदु पर परीक्षा ये भी कर सकते। ठीक है, कुल मिलाकर जो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बता दिए गए हैं। उनके अलावा जुडिशियली नोटिसेबल तथ्य और भी हो सकते हैं, रोक कोई नहीं। ठीक है, उनकी न्यायिक अपेक्षा यह भी न्यायालय कर सकता है अगर न्यायालय को लगता है कि वे तथ्य उसी सीमा तक लोगों द्वारा जाने जा चुके हैं जिस सीमा तक उन तथ्यों को लोग जानते हैं जो नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 में शामिल किए गए। ठीक है, इसके अलावा अगर न्यायालय को यह लगता है कि ऊपर बताए गए तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा का विधायी निर्देश या इतिहास की, कला की, साहित्य की, अब देखिए यहां से भी ये अनुमान लग रहा है कि इन तथ्यों के अलावा भी ऐसे तथ्य हो सकते हैं जिनका जुडिशियल नोटिस लिया जाए, क्योंकि लिखता है आप देखें बिल्कुल लास्ट में, इन सभी मामलों में तथा लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सब विषयों में भी न्यायालय समुपयुक्त निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा। इसका मतलब इन सभी मामलों में जो उपरोक्त हैं, ठीक है, ऊपर लिखे गए, इसके अलावा भी साहित्य की, कला की, विज्ञान की अगर किसी बात को वो न्यायिक रूप से अवेक्षित कर रहा है तो वो उचित पुस्तकों से दिशा निर्देश ये ले सकता है। इसका मतलब ये निकला है भाई, इस लाइन के मतलब क्या निकले? इस लाइन के मतलब ये निकले कि वे तथ्य जो इस धारा में नोट, उसके अलावा भी ऐसे तथ्य हो सकते हैं जिनका वो जुडिशियल नोटिस ले, और अगर लेता है, ठीक है, तो फिर अपने को करेक्ट करने के लिए कि हम जिस तथ्य को जिस रूप में जुडिशियली नोटिसेबल समझ रहे हैं क्या वाकई वो उसी रूप में जुडिशियली नोटिसेबल है या थोड़ा इधर उधर है मामला, हम कंफर्म नहीं है कि आप, ठीक है, उन्होंने आइंस्टीन ने क्या कहा था, E बराबर MC स्क्वायर कहा था या E बराबर MC क्यूब कहा था, क्या कहा था, हम कंफर्म नहीं है। हम कंफर्म नहीं कि उन्होंने क्या कहा था, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कहा था या कुछ और कहा था, हम कंफर्म नहीं है। तो हम कहेंगे लाओ फिजिक्स किताब लाओ, दिखाओ,
क्या कहा था उन्होंने। ठीक है, तो न्यायिक रूप से अब यह तथ्य ऐसा है कि जुडिशियली नोटिसेबल है। हम साइंस के विद्यार्थी नहीं, हमें मालूम है, तो अन्यों को भी मालूम होगा। ठीक है, लेकिन हम चूंकि विद्यार्थी नहीं है उस फील्ड के, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसी पुस्तकों की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, और यहां से यह बात निकल आती है कि सिर्फ यही तथ्य नहीं है जो जुडिशियली नोटिसेबल हो, अन्य तथ्य भी है जिनका जुडिशियल नोटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसने और कहा, देखें, उसने कहा यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा। इसका मतलब भी यही निकला। इस स्टैंडर्ड को पढ़ें तो भी यही मतलब निकलना है कि इस धारा में जो कुछ लिखा है इसके अलावा भी जुडिशियली नोटिसेबल तथ्य होते हैं। एक तो यह हुआ कि न्यायालय को लगता है कि यह तथ्य इस सीमा तक लोगों की जानकारी में आ गया है कि अगर हम इसका जुडिशियल नोटिस लें तो कुछ बुरा नहीं करेंगे, और वो जुडिशियल नोटिस ले लें। भले ही वो तथ्य इस सूची में न हो, इस सूची में है तब तो विधायी निर्देश है ये। और चूंकि न्यायालय कानून का न्यायालय है, और वो कानून का न्यायालय तभी रह सकता है जब वो कानून का सम्मान करे। अगर वो कानून का सम्मान नहीं करता तो किसी का न्यायालय हो, कानून का न्यायालय नहीं है। और हम सिर्फ उस न्यायालय को सम्मान देने के लिए तैयार हैं जो कानून का न्यायालय है। तो अगर इस सूची में किसी तथ्य का उल्लेख है तो उसकी न्यायिक अपेक्षा ही तो करेंगे ही आप, उसके बारे में तो निर्देश ही है। लेकिन ऐसे तथ्य जिनकी, ठीक है, चर्चा इस सेक्शन में नहीं हुआ, ठीक है, इस सेक्शन में नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है कि वो समाज में इस सीमा तक लोगों की जानकारी में है कि उनका जुडिशियल नोटिस ले लिया जाए तो कुछ बुरा नहीं है, तो साहब हम ले सकते हैं। और अगर अपने को समर्थ बनाने के लिए किसी साक्षी या किसी साक्षी से परामर्श करना जरूरी हो, वो भी कर सकते हैं। अगर किसी साहित्य की, विज्ञान की, कला से संबंधित बात, उस पर हम जुडिशियल नोटिस लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, उनकी सहायता ले सकते हैं। अब यह सुविधा केवल हम ही को इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका भी कोई औचित्य नहीं, क्योंकि अगर जज हम हो गए तो दुनिया के सबसे काबिल आदमी हम ही हो गए। यह अहंकार किसी को हो, कम से कम जज को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून से जुड़े आदमी युक्ति संगत होंगे, यह मानकर चला जाता है। तो यह बात तो वकील साहब उनके लिए भी हो सकती है, लॉ टीचर उसके लिए भी हो सकती है कि अगर न्यायालय ने किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा नहीं की और वो तथ्य इस लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन उससे निवेदन किया जा रहा है न्यायालय से कि इस तथ्य की न्यायिक अपेक्षा आप कर लीजिए, ठीक है, तो फिर न्यायालय कह सकता है कि भाई वो किताब लाओ जरा, ठीक है, जिस तथ्य के बारे में आप हमसे न्यायिक अपेक्षा करने का निवेदन कर रहे हैं, वो किताब लाइए जिसमें वो तथ्य उल्लिखित हो। अगर ऐसे तथ्य के बारे में न्यायिक अपेक्षा करने की, ठीक है, करने का निवेदन हो रहा है जो उपरोक्त तथ्यों में से एक है, तो भी किताब मांग सकता है, और किसी अन्य तथ्य को करने के लिए निवेदन हो रहा है तो भी।
ठीक है, वो किताब मांग सकता है। मान लीजिए उसके सामने एक फिजिक्स के मास्टर साहब या केमिस्ट्री के टीचर ये परीक्षित हुए, न्यायालय समक्ष प्रश्न ये है कि इन्होंने जानबूझकर फेल किया है स्टूडेंट को, उसने सही उत्तर दिया था, फिर भी निर्दोष पूर्वक फेल किया और इसके लिए प्रतिकर दें, ये प्रश्न है। क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया ई बराबर, ठीक है, एमसी स्क्वायर ये होता है, क्या होता है? मास्टर साहब आए या अन्य साक्षी मुमूर्ख थे, उन्होंने बताया नहीं ई बराबर एमसी क्यूब होता है, ठीक है। अब न्यायालय से निवेदन हो रहा है कि ई बराबर एमसी स्क्वायर होता है, इसकी न्यायिक अपेक्षा आप कर लीजिए, क्योंकि यह तथ्य तो सामान्य जानकारी का है। न्यायालय कह सकता किताब दो, तभी करेंगे। यानी हर ऑप्शन ये खोल कर रखा गया है, कोई ऑप्शन बंद नहीं है, ठीक है। और ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि कम समय में निष्पक्ष विचारण, एक सुविधा युक्त विचारण यह हो। तो ऐसे तथ्य जो सामान्य व्यक्तियों की जानकारी में होने चाहिए, ये सामान्य व्यक्तियों की जानकारी में होते हैं, और ऐसे तथ्य जो कि कानून से जुड़े हुए लोगों की जानकारी में होने ही चाहिए, उन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करने का विधायी निर्देश ये स्वयं विधायिका के द्वारा दिया गया, और अधिनियम की योजना में और स्वयं सेक्शन 57 में, और जो कि नए नए 52 है, उसमें प्रयुक्त शब्दों से ये निष्कर्ष, ठीक है, ये निकालना भी विधायिका ने अनुमति किया, अलाउड किया कि वे तथ्य जो इस लिस्ट में शामिल होने से रह गए, लेकिन वे इस सीमा तक समाज में प्रचलित हैं कि उनकी न्यायिक अपेक्षा किया जाना खराब ना हो, गलत ना हो, उससे निष्पक्ष विचारण पर कोई प्रभाव ये ना आए, उनकी न्यायिक अपेक्षा किए जाने के लिए न्यायालय को सामर्थ्य ये भी सेक्शन 52 से दी गई है। अब आप चाहे तो उन तथ्यों की चर्चा जो सेक्शन 52 में न्यायिक रूप से अवेक्षणीय विधायिका के द्वारा बना दिए गए वे कर लें। तो पहला तो उन्होंने वही कह दिया कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां, न्यायालय के बारे में मानकर चला जाएगा, उसे पता है। क्योंकि जब आप एक आम आदमी से यह कह रहे हो कि एक्सक्यूज ऑफ लॉ, ठीक है, वो क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है, तो ये बात आप पे भी तो लागू होगी। आप कहते हैं ना कि विधि की जानकारी ना होना ये कोई बचाव नहीं है, ये मानकर चला जाएगा कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां आपको पता है, तो आपके भारत राज्य क्षेत्र कहीं बाहर से हो, आप भी तो भारत के राज्य क्षेत्र में ही रहते हो, चाहे वकील साहब हो चाहे जज साहब हो, ठीक है। तो फिर भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां आपको पता है, क्यों ना माना जाए, ठीक है। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित समस्त एक्ट, चाहे वो पब्लिक एक्ट हो और चाहे पर्सनल एक्ट हो, वे सब आपको पता है, ये भी माना जाएगा। या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने स्पेशली निर्देश दिया हो कि इस एक्ट की भी न्यायिक अपेक्षा की जाए, उसकी भी की जाएगी। तीसरा, नौसेना, वायुसेना, ठीक है, या थल सेना, इसकी जो युद्ध की नियमावली है, इसकी जानकारी आपको है, ये भी मानकर चला जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट, भारत की संविधान सभा और तत्समय प्रवृत्त विधि, ये तो 1872 में बना था भारतीय साक्षरता अधिनियम। उसके बाद जितने भी, ठीक है, राज्य रहे हैं या जो केंद्रीय विधायिकाएं रही हैं 1919 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है, वे विधायिकाएं कैसे काम करती थी, उनकी कार्यवाहियों का जो अनुक्रम है वो भी आपको मालूम है,
ये मानकर चला जाएगा। चौथा, इंग्लैंड और आयरलैंड, इनके राजाओं का जो राज्य, ठीक है, इनका राज्यारोहण है और उनके जो राज हस्ताक्षर है वो भी आपको मालूम है, ये मानकर चला जाएगा। हटा दिया है तो हटा दिया होगा, हम पुराना पढ़ रहे हैं, तो अगर हटा दिया है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी विधायी निर्देश नहीं है उसके बारे में कि करेंगे, ठीक है। नया खोल लेते हैं। हाँ ठीक है, हटा दिया। कहा सभी न्यायालय और अधिकरणों की मुद्रा, ठीक है, सारे कोर्ट्स और सारे ट्रिब्यूनल जो सील का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हाई कोर्ट का ऑर्डर प्रस्तुत किया जाता है, उस पर मोहर लगी होती है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के का ऑर्डर ये देते हैं, स्टेट यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उनके ऑर्डर्स आते हैं, तो ठीक है, उन पर जो मोहर मौजूद है मानते हैं उन्हीं की है। हम या ठीक है, जिस कोर्ट में वो प्रस्तुत की जाए वो ये मानता है उन्हीं की, यानी न्यायिक रूप से जुडिशियली नोटिसेबल कि ये उन्हीं की मोहर है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि नावाधिकरण और समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालयों और नोटरी पब्लिक की मुद्राएं और वे सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान या संसद के राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम या भारत में विधिका बल रखने वाले विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत, यानी जितनी सीलें हो सकती हैं, जितनी मोहरें हो सकती हैं, चाहे उनका उपयोग करने के लिए कोई अधिनियम प्राधिकृत करता हो किसी को और चाहे कॉन्स्टिट्यूशन प्राधिकृत करता हो, वे सब मोहरें, ठीक है, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय है। यानी वो मोहरें लगाकर अगर कोई कागज न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तो ये साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि इस कागज पर मौजूद मोहर संबंधित प्राधिकारी की ही है, इसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं, ये जुडिशियली नोटिसेबल। लेकिन न्यायालय को ताकत है कि वो ये कह सकता है कि साबित करो, ठीक है, क्योंकि तुम फर्जी लगा के अगर 1% शक पड़ गया कि है या नहीं है तब वो, ठीक है, उस बात की प्रामाणिकता की जांच ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कहता किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय पर आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत्य और हस्ताक्षर, यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है तो, यानी जैसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए, उनका नाम क्या है, उनके सिग्नेचर क्या है, किस दिन नियुक्त हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल गजेटी में ये प्रकाशित है। और जो शासकीय राजपत्र ये होता है उसमें किसी भी तथ्य का प्रकाशन अगर किया गया तो उसकी लोक सूचना हो गई, ये माना जाता है। भाई एक्ट ये भी तो ऐसे ही लागू होते हैं, एक्ट को आपने शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया और ये मान लिया सभी जनता को पता लग गया, तो यही बात अन्य लोगों के बारे में क्यों नहीं मानी जाएगी? उनकी नियुक्ति का तथ्य, उनके हस्ताक्षर, उनके नियुक्ति का दिनांक अगर यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हो गया तो क्यों ना माना जाए कि सबको पता है? जब सबको पता तुम्हें क्या नहीं पता? तुम्हें भी पता है, ठीक है, तो इसमें कोई अनुचित बात ये तो ही नहीं, ठीक है। कहता है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर देश या संप्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज, जितने लोगों को हमने मान्यता दे रखी है, ठीक है, वे किस नाम से देते हैं? उनका हिज हाइनेस सम्राट इंग्लैंड के, उनकी उपाधि क्या है, उनका नाम क्या है, उनका राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ये सारा जुडिशियली नोटिसेबल होगा। समय के प्रभाग, घंटा, मिनट, सेकंड, ठीक है, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश के दिन, ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन के सवाल उठते हैं ना, लिमिटेशन के सवाल कि दिवाली को छुट्टी थी, ये साबित करने की जरूरत नहीं, दिवाली थी बस बात खत्म, क्योंकि वो लोक अवकाश के दिन के तौर पर अधिसूचित। आपको अगर रिलीवेंसी समझ में ना आई कानून की तो कोई फायदा नहीं, याद ही नहीं होगा,
ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र ये कितना है, ये इसका भारत सरकार और किसी देश या व्यक्ति के बीच, ठीक है, संघर्ष का प्रारंभ, चालू रहना और पर्यवसान, ठीक है, इससे शत्रु देश ये तय होगा और शत्रु देश के नागरिक को मुकदमा करने के संबंध में, ठीक है, अधिकार सीमित रूप में प्राप्त है सीमित रूप में, या तो सरकार की अनुज्ञा लेकर आए तभी तो कर पाएगा, केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से, अन्यथा कर ही नहीं पाएगा। तो इसकी भी जुडिशियल नोटिस होगी। कहता न्यायालयों के सदस्यों और ऑफिसरों के तथा उनके उपपदियों और अधीनस्थ ऑफिसरों के और सहायकों के तथा उसकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब ऑफिसर तथा उन सब अधिवक्ताओं के जो उनके समक्ष उपसंजात या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम। एडवोकेट अपना एक्सपीरियंस जब मांगते हैं, कहां से मांगते हैं, उनसे मांगते हैं। वो कैसे दे देंगे अगर उन्हें ये नहीं मालूम कि आप उनके न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। जुडिशियली नोटिसेबल है, मानकर चला जाएगा। जब भी कोई वकील साहब आते हैं तो नाम थोड़े ना हर बार जानते होते हैं, लेकिन वो मानते हैं, मतलब ये माना जाएगा कि उन्हें पता है कि ये वकील हैं और इसी न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, या उनके समक्ष उपसंजात होने के कोई अन्य व्यक्ति ये प्राधिकृत है तो उसका नाम भी उन्हें मालूम है, ये मानकर चला जाएगा। उनके जितने ऑफिसर्स हैं सबके नाम उन्हें मालूम है, ये मानकर चला जाएगा, ठीक है। और कहता भूमि या समुद्र पर, ठीक है, मार्ग के नियम यानी ट्रैफिक रूल्स, ये तो रोजे विवादग्रस्त हो जाते हैं किसी भी मामले में, ठीक है, ये भी जुडिशियली नोटिसेबल है। लेकिन सिर्फ यही जुडिशियली नोटिसेबल ऐसा नहीं, अन्य तथ्य भी जो न्यायालय की जानकारी में इस सीमा तक, या यूं कहें कि जो ऐसे तथ्य हैं जो आम समाज की जानकारी में इस सीमा तक आ गए हैं कि न्यायालय को उनका जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए, वे भी तथ्य जुडिशियली नोटिसेबल है। आज की बात यहीं खत्म करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे आपका मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए इस पर। देखिए